सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। मैं आपका सूर्य नगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ओल्ड क्वेश्चन की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। साथियों, रीट परीक्षा के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ओल्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, जिसके बाद हम संपूर्ण कोर्स मनोविज्ञान का यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सूर्य नगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाएंगे, जिसकी अगली क्लास इस सेशन के बाद मिल जाएगी। ये जो है ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाने के सिलसिले की अंतिम कक्षा है। एक बार की हम यहाँ पर PYQ सॉल्व करवाना बंद कर देंगे और इसके बाद संपूर्ण कोर्स जो है उसको स्पीडली कैसे करवा सकते हैं, जितना रीट के अभ्यर्थियों को आवश्यकता है उतना हम अगले सेशन से शुरू कर देंगे। बाकी विषयों के कोर्स भी जल्दी शुरू हो जाएंगे, जैसे कि SST की योजना तो यूट्यूब पे आ चुकी है और शेष जो साइंस मैथ और लैंग्वेज के टीचर्स हैं वो भी एक दो दिन में अपनी क्लासें देने लगेंगे। आज जो है अपने पास रीट 2021 के लेवल 2 के पेपर के शेष बचे क्वेश्चन हैं। 10 प्रश्न हैं, इनकी हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं और इसके बाद की जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की कक्षा होगी वो अपने संपूर्ण सिलेबस यूट्यूब पर करवाने के सिलसिले की पहली कक्षा होगी, जिसमें जो विद्यार्थी अब तक ओल्ड क्वेश्चन देखने के इच्छुक नहीं थे या ओल्ड क्वेश्चन का एनालिसिस जिन्होंने पहले देख चुका है कहीं पे या उन्होंने अपने स्तर पर सॉल्व कर लिए हैं या उनको ओल्ड क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, उनको सूचित कर देता हूं कि इससे अगला सेशन जो है बाल विकास और मनोविज्ञान के संपूर्ण कोर्स की पहली कक्षा का होगा। 40 या 40 से कम दिनों के अंदर हम MCQ टॉपिक वाइज सॉल्व करने के साथ साथ पूरा जो कोर्स है एक बार कर लेंगे। डीपली तो इतने कम टाइम में हो नहीं सकता, लेकिन 25 प्लस क्वेश्चन जिससे आ सके और जो अभ्यर्थी पहली बार बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं उनको खासकर मद्देनजर रखते हुए अपन कल की कक्षा से संपूर्ण कोर्स शुरू कर देंगे। तो कल से जो कक्षाएं आपको मिलने लगेगी उसका रिव्यू और आपके जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में एक बार कल की कक्षा से आप डाल देना, या फिर ये वीडियो जो कोई अभ्यर्थी आज देखेगा या कल देखेगा जब भी, तो उनको अगली जो सेशन संपूर्ण कोर्स का है उसके विषय में आपके कोई विचार हैं तो आप रख लें, क्योंकि हम दो योजनाओं के बीच में फंसे हुए हैं फिलहाल कि पूरा कोर्स जो है डिटेल्ड कोर्स जैसे करवाया जाता है वैसे करवाया जाए या फिर टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से आपको बेटर गाइडेंस दिया जाए। इनमें से फिलहाल हमारा झुकाव जो है संपूर्ण कोर्स की तरफ अधिक है और इस संबंध में कोई अभ्यर्थी अपना विचार रखना चाहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अभी हमारे बहुत सारे वीडियो चैनल पे है नहीं तो हम कमेंट चेक कर सकते हैं और उससे आपका रिव्यू देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपन ओल्ड क्वेश्चन का अपना लास्ट सेशन, जिसमें हमारे पास 21 से लेकर 23 तक रीट परीक्षा 2021 के लेवल सेकेंड के पेपर के क्वेश्चन हैं, जिनका डिटेल एनालिसिस हमको करना है। और जो अभ्यर्थी संपूर्ण कोर्स में क्लासें अटेंड करेंगे, संपूर्ण कोर्स जो कि रीट की परीक्षा के तिथि को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट से शॉर्ट करवाया जाएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना इम्पोर्टेंट करवाया जाएगा, और मेरा विश्वास तो है ही, साथ में 2 या 3 सेशन अटेंड करने के बाद आपका भी विश्वास इस पर दृढ़ हो जाएगा कि इतनी तैयारी हमारे लिए पर्याप्त है। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या है। मतलब कि RTE 2009 के अंदर राइट टू एजुकेशन 2009, इसके अंतर्गत एक टीचर के लिए एक सप्ताह में कितने घंटे जो है काम करना जरूरी है। डिटेल एनालिसिस के फायदों की अगर बात करें तो लेवल फर्स्ट के पेपर के सॉल्यूशन के अंतर्गत इस बात को हम 3 बार पढ़ चुके हैं कि जो RT के अंदर न्यूनतम एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं वो 45 तय किए गए। 45 आवर्स के अंदर उसको शिक्षण कार्य और तैयारी दोनों करते होते हैं, यानी कि ये 45 घंटे प्रति सप्ताह शिक्षक को कैसे देने हैं, शिक्षण प्लस तैयारी। एक शिक्षक RT के अंतर्गत इन नियमों को पालन करते हुए स्कूल में पढ़ाने, स्कूल में सह शैक्षिक गतिविधियां करवाने और उसके अतिरिक्त जो पढ़ाने की तैयारी है
उन सभी गतिविधियों के अंदर न्यूनतम प्रति सप्ताह 45 घंटे का टाइम देंगे। इसमें ये दोनों बातें हमको याद रखने प्रश्नों की दृष्टि से जरूरी है कि 45 घंटे जो हैं शिक्षण के साथ साथ तैयारी के लिए भी शामिल है। अन्यथा 6 से 7 घंटे स्कूल लगती है तो अधिक से अधिक 35-36 घंटे हो जाते हैं, लेकिन तैयारी के लिए एक्स्ट्रा घंटों को जोड़ते हुए कुल 45 घंटे प्रति सप्ताह एक अध्यापक के लिए काम करना जरूरी कहा गया है। आरटीई इसकी डिटेल्ड एनालिसिस पहले हो चुकी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत के अंदर शिक्षा का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार। और इस अधिकार को इस संशोधन के बाद भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है भाग 3 के अंतर्गत उसमें अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 क इस अधिनियम के अंदर 7 अध्याय और 38 धाराएं एक अनुसूची है और इन सब के दरमियान जो शिक्षा के अधिकार संबंधी प्रावधान है उनको लागू किया गया है। इसके डिटेल एनालिसिस पहले की कक्षा में अपने हो चुके हैं। अब 45 घंटे से आगे की बात करें कि इसके इर्द गिर्द के और कौन से क्वेश्चन है घंटों से संबंधित, तो आरटी के अंदर प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक का मतलब पहली से 5वीं तक की स्कूल और उच्च प्राथमिक का मतलब 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, इसके लिए प्रति वर्ष घंटे और कार्य दिवस तय किए गए। प्रति वर्ष प्राइमरी के अंदर यानी कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर 200 कार्य दिवस तय किए गए। आरटी कहता है कि एक शिक्षक को न्यूनतम प्रति वर्ष कितने कार्य दिवसों तक कार्य करना है, तो 200 कार्य दिवस। और प्रति वर्ष कुल घंटे कितने पढ़ाई करवाने, तो 1800 घंटे, 1000 सेकेंड लेवल के लिए यानी कि उच्च प्राथमिक के लिए। तो प्राथमिक शिक्षा के पहली से 5वीं तक के लेवल फर्स्ट के जो टीचर हैं उनके लिए आरटी 800 घंटे नियत करता है प्रति सप्ताह के लिए। 800 घंटे। आरटीई के अंदर दोनों स्तर के जो अध्यापक होते हैं, लेवल फर्स्ट के, लेवल सेकेंड के, यानी कि पहली से 5वीं तक के प्राथमिक के और 6ठी से 8वीं तक के उच्च प्राथमिक में, दोनों स्तरों के लिए प्रति वर्ष घंटे और कार्य दिवस अलग अलग है। प्रति वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 220 कार्य दिवस काम करना होता है आरटी के प्रावधानों के अंतर्गत, और प्रति वर्ष 1000 घंटे कार्य करने होते हैं। जबकि आरटी की अनुसूची के अंदर ये जो 45 घंटे प्रति सप्ताह कार्य है, ये स्पेसिफाइड किसी एक लेवल या स्तर तक नहीं बताया गया है। इसके लिए सिर्फ ये एक ही आंकड़ा है कि 45 घंटे शिक्षक को आरटी के प्रावधानों के अंतर्गत प्रति सप्ताह कार्य करना होता है। ये इसके आसपास की जानकारी है। और अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी आरटी का डिटेल एनालिसिस बहुत अच्छे से लेवल फर्स्ट के पेपर के प्रश्न में हो गया है। जैसे कि हम समझ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, घूम फिर के सवाल तो इर्द गिर्द ही आने, जो लेवल फर्स्ट में आए थे उनके इर्द गिर्द लेवल सेकेंड में है। और आपने अगर पेपर देखे हैं 2022 के चारों शिफ्ट के मनोविज्ञान के, उसमें भी डिटेल्ड एनालिसिस के आसपास के ही प्रश्न हैं। संपूर्ण कोर्स की क्लासें जब आने लगेगी तो उसके अतिरिक्त जब जब ज्यादा समय मुझे मिलेगा तब उन क्वेश्चन का भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके चैनल पर उसके वीडियोस भी डालूंगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी भविष्य में संपूर्ण कोर्स हमारे चैनल पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो देखकर करेंगे, उनके लिए ओल्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक बार जो है पूरा सिलेबस करने के साथ साथ ओल्ड क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी समझ अगला क्वेश्चन करने तक भी बढ़ सकती है। यानी कि एक की डिटेल एनालिसिस हमने की, अगले ही प्रश्न में उसका उत्तर मिल सकता है। अगर इतने फायदेमंद ये चीजें हैं तो फिर एक समझदार अभ्यर्थी को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 22वां, देखिए। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याएं, संवेगात्मक समस्याओं का अर्थ हुआ भावनाओं संबंधी समस्या, भाव संबंधी समस्या। भाव क्या हो सकते हैं? भावनाओं के अंदर प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, झिझक, डर इत्यादि जितने भी भावनाएं होती है उनसे संबंधित अगर कोई समस्या है, डिसऑर्डर है, कोई भी डिफिकल्टी है तो उसको कहते हैं संवेगात्मक समस्या। जैसे कि कोई अभ्यर्थी, कोई विद्यार्थी स्कूल के अंदर प्रार्थना सभा में आगे आकर कुछ बोल नहीं सकता,
तो ये उसकी संवेगात्मक समस्या है। कक्षा के अंदर अगर वो बिना कारण डरता रहता है, शिक्षक के सामने देखने भर से वो पसीना पसीना हो जाता है, अगर इस प्रकार की समस्याएं है उसमें, तो ये बालकों की संवेगात्मक समस्या हुई। प्रश्न क्या कहता है कि अगर विद्यार्थियों में विभिन्न संवेगात्मक समस्याएं हैं तो उनके कारणों को पहचानने के लिए और दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है। प्रश्नों को समझना और प्रश्न के शब्दों पर जोर देना, उनको समझना भी डिटेल एनालिसिस में शामिल है, क्योंकि अभ्यर्थी के लिए प्रश्नों की भाषा भी कभी कभार बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है। देखो साथियों, इसमें ऑप्शन है अपने क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान। इसमें जहां तक एक बार भी किसी ने पढ़ा है तो क्रियात्मक अनुसंधान का जिक्र होता है हमारे सिलेबस में, बाकी वाले तीनों का रिलेशन हमारे सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार क्रियात्मक अनुसंधान के साथ ऑप्शन में आता है मौलिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान या फिर शोध, या आता है शोध शब्द। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रश्नों के अंदर ऑप्शन में ज्यादा तुलना इनसे भी की जाती है कि मौलिक अनुसंधान या फिर शोध जो होता है उसमें और क्रियात्मक अनुसंधान में फर्क क्या है। तो इन दोनों के मुख्य मुख्य फर्क जो है वो इस प्रकार है कि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है खोज अन्वेषण सिद्धांत, खोज अन्वेषण या किसी प्रकार का कोई सिद्धांत प्रतिपादित करना, और मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत जो शोधकर्ता होता है या खोज करने वाला या फिर अनुसंधान करने वाला होता है वो विशेषज्ञ होता है। किसी खास विषय पर, किसी खास उप विषय पर जो शोध करना चाहता है वो विशेषज्ञ जो है इस मौलिक अनुसंधान के अंदर अनुसंधान करता होता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर अनुसंधान करता कौन होता है, इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुसंधान करता जो है क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर कौन होता है। तो अनुसंधान करता यहां पर विद्यालय के प्रिंसिपल दिया हुआ, यानी कि प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल। टीचर हो सकते हैं स्कूल के, टीचर के अंदर विषय अध्यापक या फिर पीटीआई भी हो सकते हैं। अन्य कर्मचारी जैसे कि स्कूल का एलडीसी हो सकता है, और स्कूल के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग जो पीटीआई होते हैं वो भी हो सकते हैं। स्कूल से संबंधित कोई भी अध्यापक या फिर यानी कि टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो इसका काम कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। फिर क्रियात्मक अनुसंधान के आसपास से जो और सवाल बनते हैं वो महत्वपूर्ण सवाल है कि शिक्षण क्षेत्र में किसने क्रियात्मक अनुसंधान का पहली बार प्रयोग किया, तो व्यक्ति का नाम है स्टीफन कोरे। इन्होंने 1953 में 1953 में पहली बार क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। फिर अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहां से शॉर्ट क्वेश्चन जो आने हैं उसमें क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अचानक या तत्काल या तुरंत उत्पन्न हुई समस्या के समाधान के लिए, तत्काल उत्पन्न हुई समस्या के त्वरित समाधान के लिए, त्वरित समाधान के लिए, ये जो है उद्देश्य होता है क्रियात्मक अनुसंधान का। और जब बात करें शिक्षण की कि शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान करने का क्या कारण होता है या क्या जरूरत है, तब उसको हम समझ सकते हैं कि स्कूल के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाने का सबसे अच्छा उद्देश्य या कारण जो है सीधा सीधा लिखा जाता है विद्यालय की दैनिक समस्याओं के निदान के लिए, विद्यालय की दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सिर्फ शिक्षण में ही नहीं होता, अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है, सैन्य क्षेत्र में भी हो सकता है, उद्योग जगत में भी हो सकता है। तो शिक्षण के अंदर जब इसका प्रयोग करते हैं तो स्कूल के अंदर डेली की प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है। जैसे एक प्रॉब्लम याद दी हुई है कि विद्यार्थियों के अंदर तमाम प्रकार की संवेगात्मक समस्याएं हो, इमोशनल दिक्कतें हो, और पहले के एनालिसिस में इस पर और बात हो चुकी है कि शिक्षकों के बीच में अगर संतुलन सही नहीं हो, विद्यालय में पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की गतिविधियां उचित प्रकार से नहीं चलती हो, विद्यालय के अंदर आने वाले पेरेंट्स या अभिभावक जो हैं उनकी और विद्यालय के शिक्षकों के बीच में ठीक से अंत्यक्रिया नहीं हो पा रही हो, ये सभी प्रकार की समस्याएं स्कूल से रिलेटेड है। स्कूल में अगर किसी संसाधन की कमी है और इसकी पूर्ति की जानी तो उसके संबंध में भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। इस अनुसंधान के जरिए डोनेशन,
प्रेरित करना, भामाशाहों से स्कूल में हेल्प मांगना, ये भी जो है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हो सकता है। और इसके अंदर कभी कभार एक चीज आती है कि कौन क्रियात्मक अनुसंधान करने वाला नहीं हो सकता विद्यालय के अंदर, तो फिर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो स्कूल के हैं उन ऑप्शन को छोड़कर एक ऑप्शन में छात्र होता है, तो उसको अपने को सही करना होता है, क्योंकि छात्र स्कूल का हिस्सा होते हुए भी क्रियात्मक अनुसंधान नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका कार्य नहीं है। उसका कार्य होता है विद्यालय में सिर्फ पढ़ना। एक और शॉर्ट चीज इसमें देखनी है कि क्रियात्मक अनुसंधान का दायरा क्या होता है, तो होता है विद्यालय परिसर। विद्यालय परिसर से बाहर की अगर कोई समस्या है और विद्यालय से संबंध नहीं रखती है तो उस पर क्रियात्मक अनुसंधान करना विद्यालय का कार्य नहीं होता। प्रधानाचार्य या अन्य कोई भी शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय परिसर से बाहर की गतिविधियों या समस्याओं पर कार्य नहीं करते। अगर विद्यालय परिसर से बाहर की समस्या है और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्कूल से जुड़ी हुई है तो उस पर वो विद्यालय जो है स्कूल अनुसंधान कर सकता है, अन्यथा इसकी सीमाएं विद्यालय परिसर ही होता है। अगला प्रश्न लेते हैं 23, आज के सेशन का तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों से सवाल आया है, प्राणी कैसे सीखता है या बालक कैसे सीखता है। इस पर तमाम मनोवैज्ञानिकों ने काम किया और उन्होंने अपने की हुई बातों को सिद्ध करने के लिए जो प्रयोग किए उन्हीं को अधिगम के सिद्धांत कहते हैं, और ऐसे तमाम सिद्धांत हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। अब पूछा सवाल क्या है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो परिणामों से सीखने की संबंध रखता है या परिणामों से अधिगम करने की व्याख्या करता है। तो ऐसा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसको हम पहले भी एनालिसिस में देख चुके हैं, और उस टाइम ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन या फिर एस आर की बजाय आर एस थ्योरी। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो अधिगम के सिद्धांत देते हैं उसमें दो चीज मौजूद रहती है, एक अनुक्रिया और एक उद्दीपक, यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। इसका मतलब हुआ कि व्यवहार करने के लिए वातावरण में एक अभिप्रेरक मौजूद होता है, एक ऐसा प्रेरणा देने वाला स्रोत मौजूद होता है जो क्रिया करने के लिए प्राणी को मजबूर करता है, उसको कहते हैं स्टिमुलस, उसको एस से दर्शाते हैं। और उस अभिप्रेरक के जवाब में या उस अभिप्रेरक की वजह से जो क्रिया की जाती है उसको रेस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है, उल्टा चलता है। व्यवहारवाद के अंतर्गत उद्दीपक से अनुक्रिया नहीं हो रही है, बल्कि अनुक्रिया किए जाने के बाद उद्दीपक प्रदान किया जाए और उस उद्दीपक के कारण उस क्रिया के दोहराव को बार बार बढ़ाया या फिर नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा घटाया जाए। ये जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया और चूहे पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया। इसका पूरा डिटेल एनालिसिस लेवल 1 के पेपर में हमने कर लिया है। वहां पर ये प्रश्न क्या था कि परिणामों द्वारा सीखने की बजाय वहां पर प्रश्न दिया गया था पारितोषिक व दंड से सीखना, पारितोषिक या दंड से सीखना। ये दोनों के दोनों पुनर्बलन के प्रकार है। पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट। ये जो है स्किनर ने अपनी एक किताब शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि किताब लिखी है इन्होंने पुनर्बलन अनुसूची। उसके अंदर पुनर्बलन जो है सीखने की क्रिया को किस प्रकार बढ़ाता है उसको स्पष्ट किया है। और पुनर्बलन का मतलब है कोई भी क्रिया करने पर उसके जवाब में फीडबैक देना। जो फीडबैक किस टाइप का हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके का हो सकता है। जैसे कि किसी बालक ने कोई गतिविधि की और बदले में हमने उनको पारितोषिक दिया यानी कि इनाम दिया, पुरस्कार दिया या उसकी प्रशंसा की, तो ये हुआ सकारात्मक पुनर्बलन। जो काम उसने किया, जो क्रिया उसने की, उसके बदले में उसके लिए तालियां बजवा दी या बहुत अच्छा कह दिया या फिर उसको कोई बहुत अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार दे दिया गया,
तो फिर वो बालक क्या करेगा, उस क्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित होगा। तो उसने पहले क्रिया की और बाद में उसको पुरस्कार दिया गया, जिससे कि वो क्रिया को बढ़ा रहा है। मतलब वो सीख किससे रहा है, क्रिया के परिणामों से सीख रहा है। यही जो है स्किनर की थ्योरी की व्याख्या है। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन, जो कि दंड से, दंड या ना कहना, दंड या ना कहना, किसी क्रिया पर रोक टोक करना। कोई क्रिया एक बार बालक ने की है और अगर उचित नहीं है तो उस पर अगर कोई भी उसके मार्गदर्शक, अध्यापक, शिक्षक अगर ये कहते हैं कि आपको ये काम फिर से नहीं करना है, या उसके बदले में उसको वाचिक दंड दे दिया जाए, या उसको लज्जित कर दिया जाए, डांट दिया जाए, फटकार दिया जाए, तो फिर ये रहता है कि स्किनर के अनुसार वो इस क्रिया का दोहराव नहीं करेगा। तो जो है नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार से पुनर्बलन दिया जा सकता है। हालांकि पुनर्बलन की थ्योरी बहुत विस्तृत है। इसके अंदर त्वरित पुनर्बलन होता है, पुनर्बलन की बारंबारता पड़ी जाती है कि बार बार पुनर्बलन दिया जाना ठीक है कि नहीं है, आंशिक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन, कई टाइप के पुनर्बलन होते हैं, जिसमें आंशिक पुनर्बलन और समय समय पर दिया जाने वाला पुनर्बलन अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब देखते हैं अगले ऑप्शन के अंदर कौन से अधिगम सिद्धांत दिए। तो अंतर्दृष्टि अधिगम, यानी कि इनसाइट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, ये लर्निंग का जो सिद्धांत है इसको गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने यह सिद्धांत दिया है। और अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का अर्थ है कि सीखने वाला अचानक पैदा हुई सूझ से सीखता है, अचानक उत्पन्न हुई सूझ से सीखता है। इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं, और अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ ये हुआ कि परिणामों से सीखता है या पारितोषिक या दंड से बालक सीखता है, वैसे ही अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसका जो शैक्षिक निहितार्थ है वो है कि कोई भी प्राणी समस्या का सामना करते हुए, समस्या का सामना करते हुए उसके मस्तिष्क में एकदम सूझ पैदा होती है और वो अचानक सीखता है, जबकि उसमें पूरी प्रक्रिया के अंदर सीखने का कुछ भी नहीं होता। इस प्रयोग को करने के लिए इनसाइट थ्योरी के अंतर्गत कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। चिंपैंजी एक टाइप का बंदर, चिंपैंजी पर प्रयोग किया। और चिंपैंजी को करना क्या था, चिंपैंजी अपने केज के अंदर बंद होता है और बाहर एक उसकी पहुंच से अधिक ऊंचाई पर केले लटकाए जाते हैं। उसके आसपास कई ऐसी छड़ियां होती हैं जिनके सहारे से वो केले तक पहुंच बना सके। अब चिंपैंजी उन केलों को प्राप्त करने के लिए हाथ पैर से कोशिश करता है और कोहलर ये दर्शाते हैं कि फिर अचानक चिंपैंजी के मन में विचार आता है कि वो पास में पड़ी छड़ी का उपयोग करके केले को खींचकर निकट ले सकता है और फिर उसको प्राप्त कर सकता है। इस पर वो व्याख्या करते हैं कि चिंपैंजी काफी देर तक स्वयं केले तक पहुंच बनाने की कोशिश करता है, अपने हाथों से नहीं बना पाता है। फिर उसके मस्तिष्क में एकदम से एक अंतर्दृष्टि पैदा होती है, सूझ पैदा होती है, जिसकी वजह से उसको छड़ी से केले प्राप्त करने का जो है सेंस पैदा होता है, सूझ पैदा होती है, अचानक अंतर्दृष्टि आती है। तो फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है वो कहता है कि जिसको सिखाना है उसके सामने समस्या पैदा करो, उसके सामने एक समस्या रखो और फिर उसको समस्या का स्वयं समाधान निकालने के लिए कोशिश करने को कहो। तब वो प्रयास करते करते अचानक उसमें अपनी स्वयं की मानसिक योग्यताओं के कारण सूझ पैदा होगी और वो उस समस्या का समाधान खोज निकालेगा। तो अचानक पैदा हुई सूझ से जो सीखने का सिद्धांत है वो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। साथियों, रीट के लिए एक सिद्धांत को इतना जान लेना काफी होता है, ज्यादा जरूरी है कि नाम, सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है और उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है और किस पर प्रयोग किया, किसने प्रयोग किया, ये चीजें काफी हो जाती है। सफिशिएंट है रीट परीक्षा के लिए, तो रीट पात्रता के लिए तो इतना ही बहुत है। और बाकी अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले तो हम डीप जाकर भर भर के पढ़ेंगे। वैसे जितना डीप जाना होगा, जितना गंभीर अध्ययन करना होगा करेंगे। जिन अभ्यर्थियों को उस टाइम पर पूरा विद्वान बनना होगा उनको उसी टाइप का कंटेंट हम यूट्यूब के माध्यम से दे देंगे। लेकिन अभी के लिए आपसे ये निवेदन है कि जितना कम टाइम है उसमें बढ़िया से
ऊपर ऊपर की सूचनाओं को इकट्ठा करो और उतना ही पढ़ो जितने की जरूरत है। अब इस क्वेश्चन का हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और इसको आप देखें, और उसके बाद हालांकि फिलहाल 22 के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, 22 की रीट के क्वेश्चन आपको बाद में मिलेंगे थोड़े, क्योंकि अभी मुझे जो है संपूर्ण कोर्स जो है यूट्यूब के जरिए शुरू करना है, क्योंकि हमारे पास रीट तक के लिए समय कम है। इसलिए ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है ये देखकर चाहे आप 22 के क्वेश्चन अटेंड करके देखो, इन एनालिसिस के इधर इर्द गिर्द जो दो पेपर हैं इनमें से आपको लेवल सेकेंड के प्रत्येक पेपर के अंदर, लेवल सेकेंड लेवल फर्स्ट जो 22 का पेपर है, प्रत्येक पेपर में आपको 15 से 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये इस बात का मतलब निष्कर्ष है कि ओल्ड क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही नई परीक्षाओं में प्रश्न आने वाले हैं। मैं आप सबको इन बातों से इसलिए तैयार कर रहा हूं क्योंकि आगे जब हम संपूर्ण कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें इतनी स्पीड से पढ़ना है और इतना साधारण साधारण चीजों को अच्छे से पढ़ना है जिससे कि रीट अपनी क्रैक हो सके। अगला देखते हैं कौन सा सिद्धांत है ऑप्शन के अंदर, शास्त्रीय अनुबंधन। इनको अगर 3 से 4 बार डिटेल एनालिसिस में हम देख लेते हैं तो इनके पूरे के पूरे प्रश्न हम पहुंच बना देंगे। शास्त्रीय अनुबंधन या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग अंग्रेजी नाम पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अधिगम के सिद्धांत हो या विप्रेरणा के हो या विकास के सिद्धांत हो, उनके हिंदी के अंदर 2 या 3 नाम या किसी के 5-5 6-6 नाम भी है। अगर इसमें आप अंग्रेजी का नाम एक याद करते हैं तो अपना काम पूरा चल जाएगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर बाइलिंगुअल पेपर आता है, अंग्रेजी की अंदर भी पेपर लिखा आता है, हिंदी के अंदर भी आता है, तो वहां पर हम हिंदी के 10-15 नाम क्यों रटें, उसकी जगह पर एक अंग्रेजी का नाम याद किया और हम अंग्रेजी वाले पेपर में से देख लेंगे कि जो लर्निंग की थ्योरी दी गई है उसका अंग्रेजी में नाम क्या लिखा हुआ है। तो ये अपना आइडिया जो है 200% काम करता है, आजमाया हुआ आइडिया है, इसलिए जो अधिक नाम वाले सिद्धांत है उनका अंग्रेजी नाम याद करना। अब शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंदर अनुबंधन के जनक, अनुबंधन शब्द से ही जाने जाने वाले जो पावलो हैं उनका ये सिद्धांत है, और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते पर प्रयोग करते हुए इन्होंने शैक्षिक निहितार्थ ये दिया कि प्राणियों को अनुबंधन से सिखाया जा सकता है, अनुबंधन से सिखाया जा सकता है। पावलो अपने प्रयोग के अंदर प्राकृतिक अनुबंधन का प्रयोग करके गैर प्राकृतिक जो उद्दीपक होता है उससे अनुबंधन करवाते हैं। यानी कुछ प्राकृतिक उद्दीपक होते हैं जिससे हम ऑलरेडी जुड़े होते हैं, जैसे भोजन भूख लगेगी तो भोजन के प्रति हमारा शरीर स्वतः अनुक्रिया करेगा। अगर हम नींबू का नाम लें तो, और अगर सीरियसली उसको गंभीरता से सोचें तो स्वाभाविक मुंह में पानी आ जाता है। ये हमारा प्राकृतिक अनुबंधन है प्राणियों का। और इसके साथ जोड़कर अगर कोई दूसरी चीज सिखाई जाए हमको कि नींबू का नाम लेने पर मुंह में पानी आता है, लेकिन नींबू का नाम लेने से पहले सिट्रिक अम्ल कहा जाए, तो फिर हम नींबू के साथ साथ उस अम्ल के नाम को भी सीख जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया है कि कुत्ते को भोजन देने से पहले इन्होंने बार बार घंटी बजाई तो कुत्ता घंटी से अनुबंधन कर गया, और फिर अगली बार जब भी घंटी बजती सिर्फ भोजन नहीं दिया जाता तब भी कुत्ता लार टपकाने लगता। यानी प्राणी अपने प्राकृतिक जो अनुबंधित उद्दीपक होते हैं उनको प्रतिस्थापित करते हुए गैर प्राकृतिक अनुबंधनों उद्दीपकों से भी सीखने लगते हैं। ये जो थ्योरी है शास्त्रीय अनुबंधन है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, और इस थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं पावलो हैं। पावलो को प्राणियों के डाइजेस्टिव सिस्टम पर जो उनका पाचन क्रिया होती है उस पर नोबेल प्राप्त हो चुका है। यानी इन्होंने ज्यादा जो कार्य है पाचन क्रिया पर किया, और शिक्षण के अंदर इनका सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगला कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, संज्ञानात्मक सीखना सिद्धांत है, जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित थ्योरी है, और इसके अंदर जीन पियाजे अनुकरण और अवलोकन से सीखने की बात करते हैं। उनके अनुसार जो प्राणी जो बालक सीखते हैं वो अपने से बड़ों की नकल करके सीखते हैं, उनका अवलोकन करके। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और पुनर्बलन 4 सोपानों वाली प्रक्रिया से अधिगम करते हैं। ये अपना जो है डिटेल सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। वर्तमान स्कीमा
का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं। ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं आया कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया या जीन पियाजे के अनुसार, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आया। ये बात क्या दर्शाती है कि पियाजे स्वयं शिक्षा मनोविज्ञान है या ये स्वयं बाल विकास है। बहुत बड़ा नाम है बाल विकास में, पियाजे से संबंधित कोई भी बात को हम जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्रश्न को देखते हैं वापस। जब हम वर्तमान स्कीमा, इस शब्द का मतलब आपको समझना है पूर्व ज्ञान या मौजूद ज्ञान, जो ज्ञान हमारे पास आज है उसको हम वर्तमान स्कीमा कहेंगे। मौजूदा ज्ञान, स्कीमा क्या है इसकी व्याख्या भी हम करेंगे, का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर जो है सही होगा एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातीकरण, आत्मीकरण या आत्मसात्मीकरण। कई नाम है इसके, लेकिन अंग्रेजी में फिर एक ही नाम है। ये फिर उन टेढ़े नामों की तरह है जिनका हमको अंग्रेजी की वर्तनी याद करनी चाहिए, अंग्रेजी स्पेलिंग याद करना चाहिए। आत्मसात्मीकरण, एसिमिलेशन शब्द जो है जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी से आया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से आया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर पियाजे ने कहा है कि कोई जो बालक होता है, सीखने वाला होता है, विषयी होता है, अधिगमकर्ता होता है, वह अपने पर्यावरण या अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर स्वयं अपनी स्कीमा का निर्माण करता है, अपनी स्कीमा का निर्माण करता है। शैक्षिक निहितार्थ अगर कॉग्निटिव थ्योरी का देखा जाए तो इन शब्दों से मिलता है पियाजे के अनुसार कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत बालक सीखता कैसे है, तो अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा और सीखेगा। फिर अगर इसको शिक्षा के अंदर लागू किया जाए तो कैसे करेंगे, तो जीन पियाजे के हिसाब से तो बच्चे का संपूर्ण जो विद्यालय के अंदर का, घर के अंदर का जो वातावरण होता है वो इतना समृद्ध होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि बालक जहां भी देखे उसको कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहे। स्कूल परिसर के अंदर शिक्षा देने वाली तमाम चीजें लगाए जाना, स्कूल के अंदर टीएलएम का यूज होना, दीवारों पर पोस्टर होना, उसको जितने भी लोग मिलते हैं अच्छे नैतिक स्तर के हो, ज्ञान देने वाले हो, अगर ऐसा वातावरण तैयार करके बच्चे को सिखाया जाए तो इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ कहा जाता है, जो कि हम इस कथन से समझ सकते हैं कि चूंकि बालक अपने वातावरण से सीख रहा है, इसलिए हमको उसका वातावरण इतना समृद्ध रखना है कि वो जहां भी जाए कुछ ना कुछ सीखे। इसको अगर स्कूलों में लागू किया जाए तो हम देखते हैं कि वातावरण को किस प्रकार छात्र के सीखने के लायक बनाया जाए। ये तो था सामान्य शैक्षिक निहितार्थ। अब हम देखते हैं कि जो शब्द आया है आत्मसात्मीकरण, इससे पियाजे क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए हमको चार चीजें देखनी होगी, जिसके लिए अपन एक नई स्लाइड लेते हैं। बहुत काम की चीज है, ध्यान से देखना ही पड़ेगा। शब्दों का कुछ इस्तेमाल करते हैं पियाजे। एक है स्कीमा। पियाजे कहते हैं कि बालक जो है वातावरण से अंतःक्रिया करके, वातावरण से परस्पर क्रिया करके स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ज्ञान का जो निर्माण करते हैं उस निर्मित ज्ञान को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा मस्तिष्क में संग्रहित सूचनाएं, संग्रहित सूचनाएं, इतना अगर याद रखें आप तो इसको पकड़ लेंगे। स्कीमा को अंग्रेजी में लिखते हैं स्कीम्स। तो मस्तिष्क में संग्रहित सूचनाएं, जीन पियाजे के अनुसार बालक जब अपने वातावरण से लगातार अंतःक्रिया करता है तो वो जितनी चीजें देखता है, जितनी चीजों के संपर्क में आता है, उन सब चीजों से संबंधित ज्ञान अपने मस्तिष्क में धीरे धीरे जोड़ता जाता है। जैसे एक शिशु का जन्म हुआ और जैसे उसका मस्तिष्क थोड़ा बहुत काम करने लगा तो वो अपने माता पिता से संबंधित नाम, अपने वातावरण में आने वाले छोटे बड़े जानवरों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, पानी कहना, खाना कहना, जैसी जो छोटी छोटी सूचनाएं, इसको अपने दिमाग में एक के बाद एक जमा करने लगता है। तो ये मस्तिष्क में जो ज्ञान इकट्ठा हो रहा है, पियाजे के अनुसार ये इकट्ठा होने वाली सूचनाएं स्कीमा है। स्कीमा कहां से आया हुआ जो शब्द है,
तो इसको कहा जाता है जीव विज्ञान का शब्द है। स्कीमा शब्द जीव विज्ञान से आया हुआ है। फिर क्या होता है, प्याजे ने दो बातें बता दी है हमारी व्याख्या के अनुसार कि बालक वातावरण से अंत्यक्रिया करके सीखते हैं और सीखी हुई चीजें उसके मस्तिष्क में सूचनाओं के रूप में इकट्ठी होती है और उन इकट्ठी हुई सूचनाओं को स्कीमा कहते हैं। अब स्कीमा के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसके अंदर से वो एसिमिलेशन शब्द आया है जिसको अच्छे से समझेंगे। स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया, स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया, इसमें दो तीन कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है और उन्हीं से बार बार घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं और उस पर विद्यार्थियों का डर बन जाता है। तो स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया के लिए प्याजे एक शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला हम जिसको पढ़ते हैं अनुकूलन। अनुकूलन, कोई प्राणी जिस वातावरण में जाता है रहता है उस वातावरण के अनुसार ढलने की जो क्षमता होती है उसको अनुकूलन कहते हैं। अंग्रेजी वर्ड इसके लिए एडेप्टेशन। एडेप्टेशन अंग्रेजी वर्ड इंपॉर्टेंट है ही है। हिंदी वाला शब्द कब बदल जाए, कब उसका मीनिंग बदल जाए कोई पता नहीं चलता, पर अंग्रेजी वाला परमानेंट है, इसलिए इस पर जोर दिया जाता है। अनुकूलन क्या होता है, वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया। वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया। एक गर्भस्थ शिशु का जो वातावरण होता है, माता का गर्भ होता है, जो कि जन्म के बाद उसको मिलने वाले वातावरण से बिल्कुल अलग होता है। प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार बच्चा गर्भ से बाहर आने के बाद बाहर के खुले वातावरण में अगर जीवित रह सकता है तो वो किस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है, अनुकूलन का। और धीरे धीरे वो उस वातावरण के हर तरीके से योग्य बनने के लिए खुद की स्कीमा को इस प्रकार से विकसित करता है कि वो बाकी वाले सभी मनुष्यों के समान ज्ञानी और विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अनुकूलन या एडेप्टेशन। इसको हम बायोलॉजी में भी यूज करते हैं, अन्य जगहों पर भी उपयोग करते हैं कि वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया अनुकूलन क्या होता है। अब प्याजे आगे कहते हैं कि वातावरण से साथ ढलते हुए बालक सीख तो जाएगा, पर अनुकूलन होगा कैसे। तो अनुकूलन की उप प्रक्रियाएं बताई गई है कि अनुकूलन करने के लिए उप क्रियाएं या उप प्रक्रियाएं, और ये जो उप प्रक्रियाएं हैं ये दो बताई गई है। एक है आत्म सात्मीकरण, आत्म सात्मीकरण या अंग्रेजी में असिमिलेशन, एसिमिलेशन, और दूसरी बताई गई है समायोजन या अकोमोडेशन, समायोजन या अकोमोडेशन। ये दो क्या है, उप प्रक्रिया है, किसकी है, अनुकूलन की है। और अनुकूलन क्या है, अनुकूलन वो प्रक्रिया है जो बालक को वातावरण के अनुसार ढालती है और उसको वातावरण से अंतःक्रिया करके लगातार सीखने के लायक बनाती है। और सीखने से क्या होगा, तो सीखने से उसके मस्तिष्क में या स्कीमा के अंदर सूचना के पैकेट संग्रहित होंगे और उसी स्कीमा से वो इस दुनिया में खुद को विकसित करता रहेगा, बार बार विकसित करता रहेगा। तो अब देखते हैं अनुकूलन के अंदर आत्मीकरण या आत्मसातीकरण कैसे होता है। वापस चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न के अंदर क्या है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत का विश्लेषण करने के लिए। वर्तमान स्कीमा का अर्थ हमने क्या लिखा है, पूर्व ज्ञान या मौजूदा ज्ञान। अब हम जानते हैं कि जो ग्रहण किया जा चुका ज्ञान है या मस्तिष्क में संग्रहित किया जा चुका ज्ञान है उसको प्याजे की थ्योरी में स्कीमा कहा गया है। इसका अर्थ अब आत्मसात्मीकरण की हम व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं कि बालक अपनी पूर्व स्कीमा या पूर्व ज्ञान या मौजूदा ज्ञान या मौजूदा स्कीमा, इसका प्रयोग करते हुए बाहर की दुनिया से सीखता है। तो इस क्रिया को कहते हैं आत्मसात्मीकरण। अगर इस शब्द को बहुत सरलता से दें तो इसका मतलब होता है आत्मसात करना, जो नई चीज मिलती है उसको ग्रहण करना और दिमाग में जमा करते रहना। लेकिन प्याजे के अनुसार आत्मसात्मीकरण तब तक नहीं होता जब तक कि हमारे पास पूर्व ज्ञान या मौजूदा स्कीमा ना हो। एक बालक ने जन्म के तुरंत कुछ ही सालों बाद में अगर किसी चौपाए जानवर को देखा ही नहीं है
तो चौपाया जानवर देखते ही ना तो गाय बोलेगा उसको, ना भैंस बोलेगा, ना घोड़ा बोलेगा, यानी उसकी पूर्व स्कीमा या पूर्व जानकारी कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर उसने एक दो चौपाया जानवर देख लिया है तो तीसरे नए प्रकार का चौपाया जानवर जब वो देखेगा तब वो उस दो पहले के देखे हुए से उसकी तुलना करेगा, या तो उसको गाय बोलेगा या भैंस बोलेगा, जबकि हो सकता है वो घोड़ा हो। तो पूर्व ज्ञान जो है उसके पास होना जरूरी है। अगर पूर्व ज्ञान नहीं है तो वो नए ज्ञान से रूबरू नहीं हो सकता। इसलिए आत्मसात्मीकरण अनुकूलन की वो उप प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने पहले के ज्ञान का इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया से सीखता है और नया ज्ञान अपने दिमाग में जोड़ता जाता है। फिर अनुकूलन यानी कि स्कीमा निर्माण के लिए अनुकूलन हो रहा है। अनुकूलन के लिए दूसरी उप प्रक्रिया उन्होंने क्या बताई प्याजे ने? एकोमोडेशन, समायोजन। एकोमोडेशन या समायोजन, इसका सीधा अर्थ है स्कीमा में संशोधन। स्कीमा में संशोधन, जो सूचना, जो बातें मस्तिष्क में जोड़ रखी है, जब तक उसको उपयोग करके नई बातें सीखी जा सकती है बढ़िया है, लेकिन एक स्टेज ऐसा भी आ सकता है जब दिमाग के अंदर इकट्ठी की गई सूचनाओं को जोड़ने तोड़ने की जरूरत पड़े। यानी उच्च जमा की गई जो उच्च कोटि या निम्न कोटि की जो जानकारी है उसमें से या तो कुछ हटाए या पूरा समाप्त ही कर दे। यानी सूचनाएं जो है हटाई जाए या मिटा दी जाए, मिटा दी जाए। स्कीमा को अगर या पूरा हटा दे या उसमें से कुछ हिस्से को हटाकर अपने ज्ञान को संशोधित कर दे, स्कीमा को संशोधित करके पूर्व ज्ञान में बदलाव कर दे, पूर्व ज्ञान में कटौती कर दे, मौजूदा ज्ञान में कटौती कर दे, या मौजूदा स्कीमा में कुछ कटौती कर दे, कुछ हटा दे, कुछ मिटा दे, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं समायोजन। अगर हम प्याजे की शब्दावली से प्रश्नों की बात करते हैं तो चार बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाते हैं: स्कीमा, अनुकूलन, आत्मसात्मीकरण और समायोजन। ऑप्शन के अंदर एक शब्द और है, संतुलनीकरण या संतुलन, जिसको सी से लिखते हैं हम, संतुलन, एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम। इसका अर्थ क्या है? तो स्कीमा निर्माण के समय समंजन, समंजन का मतलब है समन्वय बनाए रखना, स्कीमा को नियंत्रित करना। स्कीमा के अंदर अगर संशोधन होता है तो स्कीमा पूरी खत्म ना हो, जितनी जरूरत है उतनी ही खत्म की जाए, और जब नवीन ज्ञान जुड़ रहा है तो पूर्व ज्ञान खराब तरीके से प्रभावित ना हो। इसलिए बालक के अंदर इस प्रकार की बालक के अंदर एक संज्ञानात्मक योग्यता होती है, उसको कहते हैं संतुलन। और संतुलन जब बनता है या संतुलन डेवलप होता है तो उसी को कहते हैं संतुलनीकरण। ये 5 शब्द हुए कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर जीन पियाजे के, जिन शब्दों से बार बार प्रश्न बनते हैं, और इन शब्दों को समझ लेना ही पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को पूरा समझ लेना है। बाद में इसकी 4 अवस्थाएं रहती है: संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह से 4 वो अवस्थाएं पूरी हो जाती है। फिर पियाजे की थ्योरी के अंदर अगर कोई और शब्द है तो वो है संक्रिया। संक्रिया का अर्थ है ऑपरेशन, इंग्लिश में ऑपरेशन, और हिंदी के अंदर अगर इसका सरल से सरल अर्थ ढूंढा जाए तो होगा चिंतन, सोचने की क्षमता, और चिंतन के द्वारा स्मृति का विकास। स्मृति को क्या कहा गया है? स्कीमा। स्कीमा के विकास में कौन महत्वपूर्ण योगदान देता है? स्कीमा में स्मृति होती है। स्मृति का जमाव चिंतन के कारण होता है। चिंतन बालक कब कर पाता है? जब वो अपने वातावरण के साथ अंत्यक्रिया करता है, और इन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है पियाजे की थ्योरी। ये जो शब्द है अनुकूलन हम कर चुके हैं, संतुलनीकरण हमने कर लिया है, और संबंध जो है इसका निकट संबंध पियाजे से नहीं है, इसकी जगह पे एक संरक्षण शब्द आता है, और संरक्षण शब्द जो है उसमें पियाजे के अनुसार इसका अर्थ होता है परिवर्तन। जीन पियाजे की थ्योरी रीट की और अध्यापक भर्ती दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको अलग स्लाइड लेके समझाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? मापन की विधियां होती है, मनोवैज्ञानिक विधियां, उनको 2 भागों में बांटा गया था, हमने पहले पढ़ा था विश्लेषण में, प्रक्षेपीय विधियां और अप्रक्षेपीय विधियां। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, शायद ज्यादा समझ में आ जाए, प्रोडक्टिव टेस्ट या प्रोडक्टिव मेथड ऑफ मेजरमेंट।
प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्ट किया जाए, थोपा जाए, प्रक्षेपित किया जाए। ऐसे परीक्षणों की कौन सी एक विशेषता नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, अस्पष्ट उद्दीपक होते हैं। अनुक्रिया की स्वतंत्रता, ये भी होती है। व्यक्ति परक प्रत्यक्षण, ये भी होता है। वस्तुनिष्ठ व्याख्या, ये नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ व्याख्या प्रक्षेपीय परीक्षणों की विशेषता किस प्रकार नहीं है, इसके लिए आपको प्रक्षेपीय और अप्रक्षेपीय परीक्षण थोड़े समझने पड़ेंगे। प्रक्षेपीय और अप्रक्षेपीय परीक्षण क्या होते हैं, देखते हैं। परीक्षण किसी भी बालक पर किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति पर किया जा सकता है। उसमें किसी प्रकार की योग्यता को नापने के लिए, जांचने के लिए, उसकी विशिष्टताओं को ज्ञात करने के लिए परीक्षण किया जाता है। अब इस परीक्षण के अंतर क्या नापा जाता है? तो प्रक्षेपीय अप्रक्षेपीय जो परीक्षण होते हैं, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। और प्रक्षेपीय परीक्षण का निकटतम अर्थ होता है थोपा जाना, यानी जिसका परीक्षण लिया जा रहा है, जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, उसको मजबूरन उसके दिमाग में जो उत्तर आ रहा है वो उसको देना ही पड़ेगा। जबकि मुझे इस प्रश्न का उत्तर सही पता है और मैं जानबूझकर अगर गलत करना चाहूं तो कर दूंगा। मैं अगर उत्तर मुझे पता है कि वस्तुनिष्ठ व्याख्या होगा, लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहता परीक्षक को कि मैं कितना काबिल हूं, तो मैं इसका उत्तर जानबूझकर गलत कर सकता हूं। यह जो तरीका है, यह थोपा जाना या प्रक्षेपीय विधियों के अंदर काम नहीं आता। इस विधियों से जब व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है तो मजबूर हो जाता है दिमाग के अंदर जो उत्तर होता है वो देने के लिए, क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं होता है कि उससे ये उत्तर परीक्षक जानना चाहता है। उसको पता ही नहीं होता है कि उसकी जो प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर उसका जो मेजरमेंट हो रहा है, प्रक्षेपीय विधि में उसको जानने की कोशिश की जा रही है, उसमें कौन सा उत्तर जानने की मतलब इच्छा है उनकी, परीक्षक की। इसलिए ये थोपे जाने के कारण अचेतन मस्तिष्क की जानकारी का प्रयोग करते हैं, जानकारी का प्रयोग करते हैं। एकदम से हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जो हमने पहले कभी भी नहीं देखी है और तुरंत हमसे कोई व्यक्ति कहे कि इसके विषय में अपने विचार बताओ, तो हम उसके बारे में वही विचार बताएंगे, वही बातें बताएंगे जो हमारे दिमाग में वास्तव में है। हमारे पास इतना मौका ही नहीं होगा कि हम जानबूझकर उसको ट्विस्ट करके बता दें। मान लो कि हमारे दिमाग में भूत का भय होता है, डर होता है, सबके दिमाग में होता है। जो डरते हैं, भूतों को मानते हैं या विश्वास करते हैं, उनसे अगर अचानक उनके सामने जैसी हम भूत की कल्पना करते हैं, अगर वैसा ही कोई पपेट, कोई गुड़िया खड़ी कर दी जाए, तो अचानक दिमाग से एक ही शब्द निकलता है, भूत, या भूत जैसा दिखता है। ये क्यों निकला? क्योंकि हमारे ऊपर कोई चीज थोपी गई है, और जब थोपी जाती है तो अचेतन मस्तिष्क के अंदर से न चाहते हुए भी वही जानकारी बाहर आएगी जो हकीकत में हमारे अंदर है। इस प्रकार का टेस्ट जो हमको अचेतन मन की जानकारियां देने के लिए मजबूर कर दे, उसको कहते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट या फिर प्रक्षेपीय परीक्षण। जबकि अप्रक्षेपीय परीक्षण के अंदर आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दो प्रकार के परीक्षण होते हैं। आत्मनिष्ठ परीक्षण वो होते हैं जैसे आत्मकथा या साक्षात्कार। मैं आपको जानना चाहता हूं, इसलिए आपको कहूंगा कि आप सब अपनी आत्मकथा लिखकर मुझे बताओ। तो आप अपनी आत्मकथा में अपनी मर्जी से कुछ चीजें छुपा सकते हैं, सब कुछ मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें से कौन सी चीज लिखना चाहते हैं, कौन सी नहीं। अगर मैं आप में से किसी का इंटरव्यू लूं और आपको जानना चाहूं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो इंटरव्यू में भी मैं इतनी योग्यता नहीं रख सकता कि आपसे वो बातें निकलवा लूं जो आपके अचेतन मस्तिष्क में या आप छुपाना चाहते हैं, आप नहीं बताना चाहते हैं। आप अक्सर देखते हैं टीवी डिबेट्स के अंदर कोई व्यक्ति प्रचंड झूठा होते हुए भी अपने झूठ को छिपा देता है। कोई जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है गलत है, ये टीवी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी एक को नहीं ले हम, तो वो अपनी जानकारियां छुपा ही देता है, चाहे एंकर उसको कितना ही मजबूर करे। लेकिन साक्षात्कार के अंदर वो अपने अचेतन मस्तिष्क की बातों को बाहर नहीं ही आने देता है। ये होती है आत्मनिष्ठ विधियां, यानी खुद पर निर्भर करता है कि हम अपने मस्तिष्क की बातें बाहर बताएं या नहीं। इससे व्यक्ति का परीक्षण जब किया जाता है तो उसकी बातें पूरी तरह से बाहर लाया जाना संभव नहीं होता। ये होते हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। वस्तुनिष्ठ विधियां क्या होती है? वस्तुनिष्ठ विधियां जैसे कोई प्रश्नावली, यानी आपको कोई 10 प्रश्न दे दिए लिखे हुए, और उसमें आपके जीवन से संबंधित आपको प्रश्न पूछ लिए कि आपको कौन सा खेल पसंद है। तो प्रश्न के उत्तर में मान लो आपको कोई ऐसा खेल पसंद है जो आपका देसी खेल है,
और आपके क्षेत्र से बाहर उसको कोई नहीं जानता, और मान लो सतोलिया है, मान लो कोई गेंद तड़ी जैसा खेल है, गिल्ली डंडा है, आप वो नहीं बताना चाहते और आप ज्यादा प्रोफेशनल प्लेयर बनने की कोशिश करते हो, आप कहते हो मैं तो रुग्बी पसंद करता हूं, तो आपकी मर्जी, आप उसके उत्तर में वो लिख सकते हैं, आपको कोई दबाव नहीं है, आपके ऊपर कोई थोपा कुछ भी नहीं जा रहा। इसलिए वो जो विधि है ये अप्रक्षेपीय विधि है, और फिर उस प्रश्नावली की जांच करके वस्तुनिष्ठ तरीके से आपके व्यक्तित्व का आकलन होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ विधि और जैसा आपने उत्तर दिया उसके हिसाब से आपका आकलन कर लिया जाएगा। प्रश्नावली के अलावा वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर होता है निरीक्षण। एकदम से कोई व्यक्ति आया और उसने आपके द्वारा की जा रही गतिविधियों को देखा, आपके बाहरी रंग रूप व्यवहार को देखा और आपके विषय में कुछ विचार रख दिए, तो ये होता है निरीक्षण। तो निरीक्षण भी जो है वस्तुनिष्ठ है, इसमें किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होता, जैसा है वैसा आपको दिखाया जाएगा, जैसा प्रदर्शन आपने किया वैसा ही रिजल्ट आपका दिया जाएगा, ये होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। आत्मनिष्ठ के अंदर आपकी मर्जी की आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं, ये दोनों प्रकार की विधियां जो होती है अप्रक्षेपीय है, जबकि प्रक्षेपीय परीक्षण वो होते हैं जिसमें आपको वो बात बतानी पड़ेगी जो आपके अचेतन मस्तिष्क में है। इस प्रकार के टेस्ट है व्यक्तित्व के अंदर प्रयोग किए जाते हैं व्यक्तित्व जांच के लिए, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है, इंक ब्लॉट टेस्ट है, ठीक है, और चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट है, चित्र नैराश्य परीक्षण है। ये इस प्रकार के टेस्ट होते हैं जो आपको मजबूरन आपके मस्तिष्क के अंदर की सूचनाओं को बाहर निकाल के रख देते हैं। देखते हैं बाकी वाले ऑप्शन के अंदर वो कौन सी विशेषताएं है जो प्रक्षेपीय परीक्षणों की है, क्योंकि एक नहीं थी उसको अलग कर दिया, अब 3 जो है ये विशेषताएं प्रक्षेपीय परीक्षण की ही है। अब इनको जानना जरूरी है कि ये विशेषताएं क्यों है प्रक्षेपीय परीक्षण की। जो सूचना आपको यहां पर बताई उसके अनुसार उद्दीपक अस्पष्ट है, यानी इस परीक्षण के अंदर आपको जो बताया गया है वो स्पष्ट है ही नहीं। आपको जैसे उदाहरण दिया कि पपेट दिखाया गया जिसके अनुक्रिया में आपने कहा भूत है, तो उस परीक्षण के बारे में, उस उद्दीपक के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इसलिए आपके अचेतन मस्तिष्क में आपकी दमित इच्छाओं ने उसके प्रति प्रतिक्रिया दी क्योंकि वो स्पष्ट नहीं था। तो डेफिनेटली जो कुछ हमें इस परीक्षण के अंदर हमें दिया जाता है वो अस्पष्ट होता है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमारा दिमाग उस पर जवाब देने की स्थिति में होता ही नहीं है, चेतन मस्तिष्क उस पर क्रिया कर ही नहीं सकता। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत अचेतन मन वो है जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। चेतन मन के अंदर वर्तमान स्मृति होती है और उससे हम इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन अचेतन मन के अंदर जो जानकारियां होती है उनको दमित इच्छाएं कहते हैं, और वो मानसिक कुसमायोजन की स्थिति में बाहर आ जाता है। और अचानक हमको कोई ऐसी चीज दिखाई जाए जो हमने कभी नहीं देखी तो डेफिनेटली हम कुसमायोजित होंगे, चेतन मस्तिष्क जो है काम करना बंद करेगा, अचेतन मुख्य धारा में आएगा और वो आकर अपना एक्शन करेगा। उस टाइम हम उद्दीपक को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं, और उद्दीपक हम देख चुके हैं। पर्यावरण वातावरण के अंदर मौजूद वो तत्व जो हमको क्रिया करने के लिए मजबूर करे, प्रेरित करे, उसको कहते हैं उद्दीपक। अनुक्रिया की स्वतंत्रता, डेफिनेटली हमें अनुक्रिया की स्वतंत्रता दी जाती है। हमको एक ऐसा कार्ड दिखाया जाए जिसके ऊपर एक स्याही का धब्बा है, जैसा कि इंक ब्लॉट टेस्ट के अंदर होता है, हार्मन रोरसा के व्यक्तित्व परीक्षण में स्याही का धब्बा दिखाया गया जो ना तो कोई जानवर है ना कोई तितली है, और उसको देख के हमको लगता है भूत है या हमको लगता है कोई तितली है, तो जैसा हमारे दिमाग में आता है वैसी हमको अब प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता होती है, जैसी चाहे हम दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि चेतन मस्तिष्क काम ही नहीं करता उस स्थिति में, अचेतन मन ही काम करेगा, मजबूरी हो जाएगी हमारी, तो ये क्रिया करने की भी स्वतंत्रता होती है। फिर है व्यक्ति परक प्रत्यक्षण, बिल्कुल व्यक्ति परक का मतलब है ये व्यक्तिगत होता है। प्रक्षेपीय परीक्षण 10 जनों के साथ एक साथ नहीं किया जा सकता, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग किया जाता है, यानी एक व्यक्ति का मस्तिष्क जांचना है तो उस पर एक बार में प्रक्षेपीय परीक्षण किया जाएगा और वह व्यक्ति उसका प्रत्यक्षण अपने हिसाब से करेगा, आवश्यक नहीं है कि दूसरे व्यक्ति उसी प्रकार की प्रतिक्रिया दे। तो यहां पे प्रक्षेपी विधियों को हमने बढ़िया से समझा है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम, बढ़िया शब्द मिला है हमको, निरीक्षणात्मक अधिगम, यानी कि अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस थ्योरी को निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं क्योंकि निरीक्षण करके सीखना। हमने पहले भी देखा है कि बांडुरा कहते हैं बालक सीखता है अवलोकन प्लस अनुकरण से, पहले देखता है और फिर उसकी नकल करके सीखता है। बांडुरा के अनुसार सीखने का यही तरीका है।
और सामाजिक अधिगम का मतलब है अपने आसपास जिस समाज में हम रहते हैं उसमें सीखना। चार परिस्थितियों या चार परिस्थितियां आवश्यक है और इन परिस्थितियों का सही क्रम है। चार वो चरण हैं या चार वो जरूरतें हैं जो क्रम वाइज अगर बालक को मिलती है तो वो निरीक्षण या अवलोकन के द्वारा सीख लेता है। ऐसा कहते हैं अल्बर्ट बांडुरा। अब उन चारों का उचित क्रम बताना है। हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, हमने पिछले पेपर के अंदर रीट लेवल 1 का जो पेपर है उसके डिटेल्ड एनालिसिस में इसकी बात की है। तो कौन सा इसका ऑप्शन है? ऑप्शन सी के अंदर, हाँ ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर है अवधान। नकल की प्रक्रिया में, अनुकरण की प्रक्रिया में बालक सबसे पहले ध्यान देगा। ध्यान या अवधान, यानी जिस समाज में वो सीख रहा है, देख रहा है, जिस गतिविधि को सीखना चाहता है उसको ध्यान पूर्वक देखेगा। जैसे कि कोई बच्चा अपने पिता को अपने जूते पॉलिश करते हुए देखता है मान लो, तो वो ध्यान से देखेगा कि पिताजी किस प्रकार से जूते को पॉलिश करते हैं। दूसरे स्टेज पर वो उस ज्ञान को धारण करेगा। पिताजी किस प्रकार ब्रश का यूज कर रहे हैं, किस प्रकार जूते को चमका रहे हैं, उसको वो धारण करेगा। और धारण करने के बाद पुनर्उत्पादन करेगा। पुनर्उत्पादन करने का मतलब है क्रिया दोहराव। क्रिया दोहराव, वह उस क्रिया को दोहराएगा, यानी पिता की अनुपस्थिति में या वो जब भी उसको मौका मिलेगा तब स्वयं वो अपने जूते पॉलिश करने की कोशिश करेगा। और जूते पॉलिश करने के बाद उसको अनुप्रेरणा या पुनर्बलन मिलना जरूरी है। पुनर्बलन नहीं मिला तो वो नहीं सीखेगा। इसलिए ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि बड़ों की तरह काम करते हैं और अपने किए हुए काम को वापस लाकर बड़ों को दिखाते हैं। वो ये चाहते हैं कि बड़े उसके किए हुए काम को स्वीकार करें। उस स्थिति में, इस स्थिति पर डिपेंड करता है कि बालक सीखा या नहीं। उसने मान लो बच्चे ने अपने पिता को देखकर जूते पॉलिश किए और माँ को लाकर दिखाए, इस पर अगर माँ उसको डांटती है तो भविष्य में वो उस क्रिया को वापस नहीं दोहराएगा। या फिर स्किनर की थ्योरी लागू होने लगती है पुनर्बलन वाली। लेकिन चारों स्टेप पूरे होंगे तो ही सामाजिक अधिगम होगा। उस स्टेज पर क्या चाहिए कि बच्चे को जैसी जरूरत है वैसा पुनर्बलन मिले। अगर उसने ठीक काम किया है तो उसको बड़ों के द्वारा अच्छा पुनर्बलन मिलना चाहिए, उसको शाबाशी मिलनी चाहिए। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि माँ सब्जी बनाती है, बेटी उसको देखती है। माँ ने सब्जी बनाई, बेटी ने उसको देखा, जानकारी को किस स्टेप पर कैसे सब्जी बनाएगी उसको धारण किया, फिर उसने स्वयं सब्जी बनाई, फिर बड़ों को वो सब्जी परोसी। अब बड़े अगर कहते हैं कि बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी सब्जी बनाई है, शानदार, तुम तो कुक बन गई हो, सुपर शेफ बन गई हो, अगर इस प्रकार की प्रेरणा उसको मिलती है तो बच्ची डेफिनेटली वो सब्जी बनाना सीख चुकी है। और अगर उसको कोई कहता है कि तू तो नहीं बना सकती, तेरे से कभी नहीं हो सकता, या तेरे को और सुधार करने की जरूरत है, इस प्रकार का नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर वो वापस सीखेगी नहीं। और ऐसी स्थिति में उसने पहले ये 3 स्टेप पूरे किए थे ना, 1, 2 और 3, इन तीनों को वापस भूल जाएगी। यानी अब उसको फिर से अवधान करने की जरूरत है। ये 4 स्टेप हैं, इनको रट के याद करना है और प्रत्येक स्टेप के अंदर बांडुरा के अनुसार क्या काम किया जाता है उसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, सिगमंड फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड कौन? मनोविश्लेषणवाद से संबंधित अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सिगमंड फ्रायड संबंध किससे? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद में कितने प्रकार के मन? 3 प्रकार के मन, जिनमें से एक यहां पर दिया हुआ है अचेतन मन। अचेतन मन की विशेषताओं, यानी अचेतन मन के अंदर क्या भरा हुआ है। अचेतन मन में सामान्यतः दमित इच्छाएं होती है, जस्ट पिछले प्रश्न के अंदर हमने देखा है। तो अचेतन मन की जो विशेषताएं उनको ज्ञात करने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, इस विधि को बताने को कह रहे हैं। जो विधियां हैं व्यक्तित्व नापन की, उनको प्रक्षेपीय अप्रक्षेप विधियों के अनुसार तीसरी विधियों का नाम है मनोविश्लेषणीय विधियां या मनोविश्लेषण विधियां। व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधियों के अंदर एक विधि दी गई है सिगमंड फ्रायड के द्वारा, स्वप्न विश्लेषण विधि। तो मनोविश्लेषणवादी विधियों में एक विधि है जिसका नाम है स्वप्न विश्लेषण। यह विधि कैसे कार्य करती है? तो इस विधि के अंदर जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापना हो, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं पता करनी हो, उसको अपने स्वप्न के बारे में पूछा जाता है कि आपने बीती रात कौन सा स्वप्न देखा या कैसा स्वप्न देखा। एक मनुष्य को कभी भी ऐसा स्वप्न दिखाई नहीं देता है जिसका प्रत्यक्षण उसके जीवन में कभी नहीं हुआ। इसके संबंध में यह है कि अगर कोई अंधे आदमी को स्वप्न आता है या अंधा आदमी सपना देखेगा तो उसको सिर्फ ध्वनियां सुनाई देगी,
क्योंकि उसके अचेतन मन में चित्र है ही नहीं। और सपना किससे संबंधित होता है? स्वप्न अचेतन मन। सपने के अंदर रात में हम जो कुछ देखते हैं वो अचेतन मन की स्मृतियां होती है, वो हमारी दमित इच्छाएं होती है। हमारे आंखों के द्वारा कुछ ऐसा देखा गया और कानों के द्वारा ऐसा कुछ सुना गया जो हमारे जीवन इतिहास से संबंध रखता है, वो बातें अचेतन मन के अंदर छिपी रहती है। और सपने का, स्वप्न का अगर हम व्याख्या किसी के आगे करें तो वो अगर मनोविश्लेषक है या मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग कर सकता है तो वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकता है। वो हमें हमारे बारे में एक धारणा बना सकता है कि हमने सपने के अंदर ये बात देखी कि मुझे 10-15 भूत, 10-15 सैनिक या 10-15 लोग घेर कर खड़े हैं, सैनिकों के हाथ में भाले हैं, या भूत मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी हमारी अगर थ्योरी है सपने के बारे में बताने की, तो उससे हमारे ऊपर अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम कहते हैं कि सैनिक घेरे हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं, तो जो विश्लेषक होगा, स्वप्न विश्लेषण करने वाला, वो जान जाएगा कि हम हथियारों से डरते हैं, सैनिकों से डरते हैं, या हम युद्ध से डरे हुए हैं। अगर हम भूत वाली बात करते हैं तो फिर वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में ये अनुमान करेगा कि अंधविश्वासी है, या भूतों का भय रखता है, या जरूरत से अधिक कल्पना करता है, या बहुत ही ज्यादा चिंतनशील स्वभाव का अंतर्मुखी व्यक्ति है। इसलिए उसके मन में ये बातें दबी रह जाती है और फिर स्वप्न के अंदर आती है। ये बातें हमने अपने बड़ों से अक्सर कहते हुए सुनिए, कोई बात मन में रह जाती है तब सपने में आती है। तो मन में रह जाने का मतलब होता है अचेतन मन की स्मृतियां। और इन अचेतन मन की स्मृतियों को जानने का तरीका होता है एक तो प्रक्षेपीय विधियां, और पहले हमने बताया है कि भाई मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं उन्होंने प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया है। प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का वर्ड का जो उपयोग किया गया है वो भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया है, सिगमंड फ्राइड। तो प्रोजेक्शन के अंदर भी यही होता है कि अचेतन मन तक पहुंच बनाई जाती है, और स्वप्न विश्लेषण के अंदर भी प्रक्षेपण तक, ये जो अचेतन मन है उस तक पहुंच बनाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है एडीएचडी का अर्थ है। यह भी हमारे द्वारा लेवल फर्स्ट के पेपर में विश्लेषित किया जा चुका है कि एडीएचडी क्या है। एडीएचडी एक प्रकार का ध्यान विकार है, एक प्रकार का ध्यान विकार है, यानी ध्यान नहीं लगा पाता बच्चा। इसका पूरा नाम है अटेंशन, इंग्लिश में अटेंशन, डी का अर्थ है डिफिशिट, अटेंशन डिफिशिट, एच का मतलब है हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, और डिसऑर्डर, डी से है डिसऑर्डर, यानी ध्यान विकार, या फिर इसको कह सकते हैं अवधान न्यूनता। एक शब्द और आ सकता है, अवधान न्यूनता विकार। इस विकार से ग्रसित जो व्यक्ति या बच्चे होते हैं वो किसी लंबे समय तक एक चीज पर ध्यान नहीं दे सकते और उनका ध्यान लगातार बाधित होता रहता है। अधिगमकर्ताओं के अंदर तमाम प्रकार की अन्य विकार भी हो सकते हैं जिनसे सीधे सीधे सवाल हमेशा पड़ते हैं। एडीएचडी जहां से आया है वो है अधिगमकर्ताओं की कठिनाइयां। अधिगम कठिनाइयां एक टॉपिक है अपने अधिगम के अंतर्गत, कि अधिगम के अंदर सीखने वाले को कौन कौन सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। तो इनके कई सारे नाम हैं जिनसे सीधे सीधे सवाल हमेशा पड़ते रहते हैं। जैसे कि शॉर्ट में बताते हैं आपको, एक होता है डिसलेक्सिया। लगातार जिनसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वो आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ने व लिखने संबंधी विकार, लिखने संबंधी विकार। डिफिकल्टीज रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग, ये विकार होता है डिसलेक्सिया। एक विकार होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब है लिखने संबंधी विकार, लिखने संबंधी विकार। एक होता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब होता है डिस्थीमिया, इसका मतलब होता है विचार संबंधी विकार, यानी थिंकिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ये। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित, गणितीय क्रियाओं से संबंधित विकार, गणितीय गणनाओं संबंधी कठिनाई या फिर विकार। विकार का मतलब है बिगड़ी हुई चीज। इसके अलावा कौन सा होता है, तो एक होता है डिस्प्रेक्सिया, जिसमें शारीरिक गतिविधियों संबंधी दिक्कत होती है, डिस्प्रेक्सिया। ये एक प्रकार का साइकोमोटर डिसऑर्डर होता है।
साइको मोटर डिसऑर्डर, सामान्य भाषा में कहें तो गतिविधियां करने से संबंधित डिस जो विकार होता है वो होता है। एक होता है अफेजिया, अफेजिया को कहते हैं भाषा विकार, भाषा विकार, ये भाषा के अवयव को ग्रहण करने संबंधी विकार होता है। इस विकार से ग्रसित बच्चे भाषा नहीं सीख पाते, भाषा नहीं सीख पाते। दिक्कत ये होती है भाषा सीखने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा का होना जरूरी है, और जिज्ञासा के बाद हम अनुकरण करते हैं, अनुकरण से भाषा सीखी जाती है। भाषा सीखने की शुरुआत होती है जिज्ञासा से। बड़ों को बोलते हुए हम देखते हैं जन्म के बाद, हमारे दिमाग में आता है हमको भी इस प्रकार से बोलना चाहिए, और उसी श्रृंखला के अंदर हम अपनी जीवा को, अपने स्वर यंत्रियों को प्रयास में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं और बोलना सीख जाते हैं। इस प्रकार की कई सारे दिक्कतें होती है। मेन यही है जिनसे सीधा सवाल पड़ता है। अब इनको याद कैसे करें, तो कुछ तरीके हैं। डिसलेक्सिया में लेक्सिया यानी लेक्चर, लेक्चर देते हैं तो या तो पढ़ते हैं या लिखते हैं, ये लेक्चर देने का तरीका हुआ पढ़ना लिखना। तो इससे संबंधित डिसग्राफिया, जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ सिर्फ लिखते हैं, ये सिर्फ लिखने संबंधी। इसको वाचन कठिनाई भी कहते हैं, वाचन कठिनाई, बोलने संबंधी। डिस्थीमिया, थिंकिंग से थीमिया, कैलकुलिया, कैलकुलेशन संबंधी गणितीय गणनाएं। और प्रेक्सिया, एक्सप्रेस की तरह। साइकोमोटर गतिविधियां जो है प्रेक्सिया से आप जोड़ सकते हैं, एक्सप्रेस की तरह। और अफेजिया, ये तो सबसे अलग ही है, तो ये भाषा संबंधी विकार है। ये सारी की सारी क्या है, अधिगम कठिनाइयां या लर्निंग डिफिकल्टीज। एक जो अधिगम करता होता है उसके अंदर कौन कौन सी डिफिकल्टीज हो सकती है, इनको हम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनना तय होता है लगभग। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। एज इट इज कॉपी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। लेवल फर्स्ट के 2021 के पेपर में हम इसी प्रकार का अटेंड कर चुके हैं, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। ये सवाल कॉपी हुआ है। ये जरूरत होती है डिटेल एनालिसिस और पुराने पेपरों की, पुराने प्रश्नों की, कि प्रश्न एक ही वर्ष के दोनों पेपरों के अंदर सेम है, तो फिर तीसरे साल में वापस पेपर के अंदर एज इट इज क्वेश्चन क्यों नहीं छपेगा। प्रबल संभावना है, और खासकर उस परिस्थिति में जब परीक्षा पात्रता प्रकार की हो। इसका उत्तर है उपलब्धि परीक्षण। क्यों है, क्योंकि बाकी वालों के हमारे पास अलग उत्तर है। उपचारात्मक परीक्षण, ये परीक्षण ना होकर अक्सर शिक्षण होता है, और किसका किया जाता है इसको हम देखते हैं अलग से। परीक्षणों की एक, सीखने वालों पर परीक्षणों का एक क्रम होता है, परीक्षण क्रम। टेस्ट किस प्रकार से लिए जाएं, कैसे परीक्षा बच्चों की ली जाए। तो सबसे पहले होता है योगात्मक या उपलब्धि परीक्षण, योगात्मक मूल्यांकन या उपलब्धि परीक्षण, जिसका उद्देश्य ये होता है कि किसी समय विशेष के अंदर या परिस्थिति विशेष के अंदर अधिगमकर्ता ने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या सीखने और सिखाने के उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। जैसे वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा लेकर हम बच्चे के बारे में धारणा बनाते हैं कि बच्चा पास हुआ या नहीं। अर्धवार्षिक परीक्षा भी रिजल्ट से रिलेटेड होती है। तो ये दोनों परीक्षाएं हो गई, उपलब्धि परीक्षण या योगात्मक परीक्षण। योगात्मक परीक्षण देने के बाद कुछ बच्चे कमजोर रह जाते हैं, सीख नहीं पाते और फेल हो जाते हैं, तो उनकी समस्याओं के कारणों का पता करने के लिए किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का मतलब है डायग्नोसिव टेस्ट, डायग्नोस करना, बीमारी ढूंढना, कमजोरी का क्षेत्र पता करना। और निदानात्मक परीक्षण जब हो जाता है तो ऐसे पिछड़े हुए बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग। तो उपचारात्मक परीक्षण हो गया, निदानात्मक हो गया। रचनात्मक परीक्षण क्या होता है, तो योगात्मक परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण जो होता है ये एक प्रकार है, और दूसरे जो टाइप के परीक्षण होते हैं वो होते हैं रचनात्मक परीक्षण। रचनात्मक परीक्षणों का मतलब है कक्षा टेस्ट, एक अधिगमकर्ता के कक्षा टेस्ट लिए जाएं, मौखिक टेस्ट लिए जाएं, या फिर सत्र के अंदर FA फर्स्ट, FA सेकंड और FA थर्ड नाम से 3 टेस्ट लिए जाते हैं साल में। ये होते हैं रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनका उद्देश्य होता है सीखने वाले को क्या बेहतर सिखाया जा सकता है उसके लिए किया जाना, क्या सिखाने की विधियां अच्छी है या नहीं। जब क्लास टेस्ट लेंगे तभी अध्यापक को पता चलेगा कि उसके द्वारा सिखाई जा रही चीजें बच्चा सीख रहा अथवा नहीं। तो इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं रचनात्मक परीक्षण, बाकी तीनों की व्याख्या हो चुकी है, डिटेल एनालिसिस लेवल फर्स्ट के पेपर में पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन 30 आज के सेशन का।
और ओल्ड क्वेश्चंस के अंदर फिलहाल का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद शुरू होगा हमारा संपूर्ण कोर्स का सिलसिला, जिसको हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? इस सवाल को हम इसी पेपर में भी कर चुके हैं, और लेवल फर्स्ट का जो पेपर है उसमें आरटी से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन था उसके डिटेल एनालिसिस में शिक्षा के अधिकार को हमने बहुत अच्छे से कर लिया है कि ये 86वां जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2002 में बना, इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया गया, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का 135वां देश है। भारत विश्व का 135वां देश, यानी मूल अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को जोड़ने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश? तो भारत 135वां देश। 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। इस सवाल को घुमा फिरा के रीट में बार बार पूछा जाना बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि कम से कम हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में शिक्षा की स्थिति क्या है। तो इससे रिलेटेड है 86वां संविधान संशोधन। इसी संशोधन के अंदर शिक्षा का अधिकार दिया, इसी शिक्षा के अधिकार को धरातल पर लागू करने के लिए बार बार इस चीज को देखा है हमने, धरातल पर लागू करने के लिए बनाया गया 2005 के अंदर एनसीएफ, और फिर इनके मानकों को सरकार पर बाध्यकारी करने के लिए बनाया गया आरटीई 2009। इन तमाम बातों के बारे में जिक्र हमारे लेवल फर्स्ट के पेपर के अंदर डिटेल्ड हो चुका है। आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, और लंबा होने का एक कारण था कि लास्ट सेशन है ओल्ड क्वेश्चन का, और मैं मुझसे जुड़े हुए हर अभ्यर्थी को गहराई से ये समझाना चाहता हूं कि ओल्ड क्वेश्चन किस पैटर्न में आते हैं, क्योंकि इससे आगे मुझे आपके लिए संपूर्ण कोर्स के लिए कार्य करना है। और मैं आपको अगर पहले इस चीज के लिए तैयार कर दूं कि एग्जाम एजेंसी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, तो मेरे लिए आगे आपको पढ़ाना ज्यादा सरल रहेगा। तो आप सभी संपूर्ण कोर्स का अगला सेशन प्राप्त करेंगे। बहुत जल्द हम पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें पहले हमारी योजना ये थी कि एमसीक्यू से करवाएं, लेकिन सर्वे के बाद ये तय हुआ कि एमसीक्यू से नहीं करवाकर न्यूनतम आवश्यक तथ्यों का संपूर्ण कोर्स हम करवाएं। तो एक बार के लिए पीवाईक्यूज रोकते हैं और मिलते हैं पूरे कोर्स की पहली कक्षा के साथ कल। धन्यवाद।